हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के जो है एमसीक्यूज़ जो हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है क्योंकि जो एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे कि केएस में आते हैं या यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हिमालयाज है दे आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एल्पाइन ओरोजनी। ठीक है, ये ट्रू है बिकॉज हमें पता है कि जो हिमालयाज हैं ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं विच वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्शरी पीरियड। ठीक है, टर्शरी पीरियड बना था विच इज़ 50 to 70 मिलियन ईयर्स एगो, जिसको हम एल्पाइन ओरिजिनी भी कहते हैं कि जिस टाइम पे ये जो ये माउंटेन्स हैं ये ग्रो हुए थे। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, अगर आपने कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी पढ़ी होगी, और जो हमारी इंडियन प्लेट है और जो ये हमारी यूरेशियन प्लेट है ये क्या की थी, कोलाइड की थी। ठीक है, यहाँ पे जो था ये पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप का था और यहाँ पे जो है ये इंडियन प्लेट जो थी ये इन दोनों के साथ आपस में टकराई थी एंड यहाँ से जो है वो माउंटेन का क्या हुआ था, राइज हुआ था। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो यू शुड नो दिस। देन उसके बाद जो है ये जो हिमालयाज हैं दे एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर प्रिवेंटिंग द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली येस, दिस इज द आंसर कि ये जो हमारे यहाँ पे जो माउंटेन्स बने हैं ना, यहाँ पे पूरी एक वेस्टर्न से लेके ईस्ट माउंटेन्स तक ये पूरा क्या करते हैं, जो यहाँ की जो ठंड है इसको यहाँ आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। एंड हेंस द हिमालयाज एक्ट एज द क्लाइमेटिक बैरियर, ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को फ्रॉम सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हिमालयाज है दे आर स्टिल राइजिंग ड्यू टू द कंटिन्यूड कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। येस, दिस इज ट्रू बिकॉज अभी हमने न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे जो इनकी हाइट है ये अभी रिसेंटली जब पाया गया तो 2 to 3 सेंटीमीटर्स जो है वो इंक्रीज मतलब बड़ी हुई पाई गई थी। तो हेंस ये अभी भी जो है ये राइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, और ये कोलिजन जो है ये कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से जो हिमालयाज की जो हाइट है ये 1 to 2 सेंटीमीटर जो है एनुअली राइज करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एवरेज विड्थ ऑफ द हिमालयाज डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। विड्थ की बात की गई है, इनकी चौड़ाई की। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादा विड्थ है और यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे जो है वो विड्थ कम हो जाती है। तो दिस इज रॉन्ग कि जो विड्थ जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कि जो वेस्ट में है दे आर यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ जब जाते जाते विड्थ जो है वो कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3। फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पे गलत है एंड जो विड्थ है हिमालयाज की दैट दैट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, हमें पता है ये हमारा इंडिया का मैप है, सॉरी यहाँ पे हमारा JNK आ जाता है एंड देन दिस जो अभी आ गया हमारा नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये जो पेनिनसुला है हमारा यहाँ की रिवर्स के बारे में डिस्कस करने की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज वाइल द हिमालयन रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। देखो ये बात तो सही है कि जो हिमालयन रिवर्स है दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज, बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ड्रेनेज। सब्सिक्वेंट ड्रेनेज, देखो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होता है, सपोज यहाँ से मैंने पानी फेंका, एक स्लोप थी, पानी जो है वो सीधे सीधे चला गया। ठीक है, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट क्या होता है कि बिकॉज ऑफ जो उसके आगे पीछे की जो रॉक है कहीं पे सॉफ्ट है कहीं पे हार्ड है, तो जो हमारी रिवर्स है वो पैटर्न फॉलो करती हैं, मतलब डायरेक्टली वो फॉलो नहीं करती, मतलब एक सिंगल पाथ। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये डायरेक्टली नहीं फ्लो करती हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द सब्सिक्वेंट ड्रेनेज। ठीक है, कि ये जो है ये किस तरीके से मैंडरिंग करते हुए जाएंगी या जो है ये पाथ कवर करेंगी किसका, जो हमारी सॉफ्ट रॉक्स जो हैं उनको इरोड करना इजीली होता है। ठीक है, तो दे हैव इवॉल्व्ड अलोंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द एंशिएंट पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, हिमालयन रिवर्स दे आर द एंटीसीडेंट रिवर्स, मतलब कि ये एग्जिस्ट करती थी इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, तो ये होते हैं हिमालयन रिवर्स। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द पेनिनसुलर रिवर जो है दे फ्लोज थ्रू द शैलो वैली विद लेस इरोजन वेयर एज द हिमालयन रिवर्स फ्लोज थ्रू द डीप वी शेप्ड वैलीज। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आती हैं, जिसकी वजह से ये इनका इरोजन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये डीप वी शेप्ड वैली जो है वो बनाती हैं। प्लस जो पेनिनसुलर रिवर्स है इनकी जो स्पीड है इतनी ज़्यादा नहीं होती एंड हेंस जो है ये शैलो वैलीज बनाती हैं और इरोजन भी इन रिवर्स का कम होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो नर्मदा है
Narmada river flows westward because it occupies a linear rift valley between the Vindhyas and the Satpura range. यहाँ पे जो हमारा सेंटर अगर ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे विंध्याज और सतपुरा रेंज है, इसके बीच में एक रिफ्ट है, वहीं से जो है वो नर्मदा फ्लो करती है टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ द मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर ड्यू टू देयर ग्लेशियर फीड ओरिजिन्स. ये गलत है. क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से जो है वो माउंटेन रिवर्स जो है, जो माउंटेन रिवर्स हैं वो फेड होती हैं, नॉट द पेनिनसुलर रिवर्स. तो पेनिनसुलर रिवर्स मोस्टली किस पे डिपेंड होती हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून. ठीक है, मानसून रेनफॉल पे. कहते हैं कि जो कावेरी है वो फिर पेरिनियल एक रिवर है, बट स्टिल जो है उसका पानी बहुत कम हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मानसून. सो द आंसर टू दिस इज ए. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. यहाँ पे जो हमारा फोर्थ है दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मानसून मैकेनिज्म की अगर हम डिस्कस करें तो उसके बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे कि जो देखो यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू है. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से, एक सेकेंड रुको, अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे, ठीक है, यहाँ पे हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू ड्यूरिंग द समर क्रिएट्स अ लो प्रेशर सिस्टम दैट अट्रैक्ट्स द मॉइस्चर लेडन विंड्स. यस, दिस इज ट्रू. देखो होता क्या है कि ड्यूरिंग समर्स के टाइम पे हमें पता है हीट ज़्यादा होती है, तो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. ठीक है, मतलब जितनी भी एयर है इसके ऊपर से वो इसके यहाँ के ऊपर से उठ जाती है. ठीक है, सिंपली टू से, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये यहाँ पे क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करती हैं. तो जो इसमें फर्स्ट है दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट है कि जो परमानेंट हाई प्रेशर सेल है इन द साउथ इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे वो एक जो सेल है कंट्रीब्यूट्स टू द साउथ वेस्ट मानसून फ्लो. येस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वो हाई प्रेशर सेल है. ठीक है, यहाँ पे जो एयर है उस पर कंप्रेशन दबाव जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो जो है एयर इस तरफ मूव करती है और अपने साथ ही ओशन का जो पानी है, मतलब दैट वाटर है, उसको अपने साथ लेके मूव करती है, जिसकी वजह से जो है वो मानसून लाइक सिचुएशन जो है वो इंडिया में क्रिएट होती है. ठीक है, नाउ द ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स टू द गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये जो हमारा ICTZ है ये नॉर्थवर्ड चला जाता है फ्रॉम द इक्वेटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और ये भी जो है भी एक मेन फैक्टर है. देखो जब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है ना वो रुक जाएगी, इसीलिए जो ये एयर है यहाँ से इजीली फ्लो करेगी और यहाँ पे जो है वो मानसून रेन होगा. ठीक है, तो ये ICTZ को ऊपर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी जो है वो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो हैं वो यहाँ पे आके मानसून जो है वो प्रोवाइड करेंगी. देन उसके बाद जो है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इट स्ट्रेंथन्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन फैसिलिटेटिंग द ऑनसेट ऑफ रेनफॉल. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रेंथन करती है मानसून सर्कुलेशन में अपना रोल. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एब्सेंस हो जाती है. ठीक है, एब्सेंस इज एक्चुअली कंडीशन फॉर द मानसून ऑनसेट, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन ओशन डायपोल. इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन. देखो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये आ गया हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ सी सरफेस टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा या यहाँ पे कम होगा, या कभी कभी यहाँ पे जो है वो कम होगा और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा होगा जब नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो सिंपली जो है ये एक डिफरेंस होता है सी सरफेस टेम्परेचर में बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन में और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रू. Now, the next is a positive Indian Ocean dipole event typically enhances the Indian monsoon rail. की जो पॉजिटिव अगर IOD है तो वो मानसून के लिए अच्छा रहेगा. येस, बिकॉज पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई होगा एंड जो विंड्स जो हैं ये यहाँ पे मूव करेंगी, जिसकी वजह से जो है वो मानसून जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा. ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन IOD फिनोमिना आर इंडिपेंडेंट ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इवेंट्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो दोनों हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ऑफन इंटरेक्ट करते ही हैं. ठीक है, अगर सपोज एनसो क्या होता है, अगर ये आ गया ना तो इस एल नीनो जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मानसून है वो वीक पड़ जाए, मतलब बारिशें नहीं हो. लेकिन अगर उस टाइम पे हमारा इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से जो है वो बारिश आने के जो चांसेस जो हैं वो होंगे एंड विच इज़ द रिलीफ फॉर अवर इंडियन फार्मर्स. ठीक है, सो IOD फिनोमिना और इंडिपेंडेंट ऑफ एल नीनो, तो ऐसा नहीं है, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, नाउ IOD इन्फ्लुएंसेस द मानसून बाय अफेक्टिंग द वाटर सर्कुलेशन इन द इंडियन ओशन. येस, ऑफ कोर्स
दिस इज़ ट्रू कि आईओडी है ये इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून को बाय मॉडिफाइंग द वॉकर सर्कुलेशन, मतलब ईस्ट से वेस्ट जो हमारी क्या होती है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है ओवर द इंडियन ओशन। चेंजेस इन द सर्कुलेशन अफेक्ट द कन्वेक्शन पैटर्न्स एंड मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट टू इंडिया। सो इसका जो आंसर है दैट इज ए। ठीक है, 1, 2 and 4 यहाँ पे थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ज़्यादा है तो वो क्या करता है, वो वाटर की जो रिटेंशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपकी सॉइल है, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो पानी भी जो है उसमें ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे अच्छे से, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है। तो दिस इज रॉन्ग। देन उसके बाद सॉइल प्लेज एन एक्टिव रोल इन द सल्फर साइकिल थ्रू द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। येस, ऑफकोर्स जितने भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल की बात करें, नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, तो सॉइल जो है वो उसमें एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करता ही करता है। दिस इज ट्रू। देन इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेशली इन द एरिड रीजन्स। देखो, अगर हम एरिड रीजन्स की बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इरिगेशन कर लें, उससे क्या होता है, अगर पानी वेपोरेट हो जाए, पीछे ना सॉल्ट्स रह जाते हैं, जो सॉल्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड की जो है वो सैलिनाइजेशन हो जाएगी, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, एरिड रीजन्स में होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द बसाल्टिक लावा एंड इज रिच इन आयरन, लाइम एंड पोटैश। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो हमारा ये जो पूरा पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसाल्टिक लावा था, उसकी वेदरिंग हुई, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई, और वो किस में रिच होती है, आयरन, लाइम एंड पोटैश में। ठीक है, सो द आंसर जो है इसका दैट इज 2, 3 and 4। फर्स्ट इसमें क्या है, गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब कोस्ट की बात की जा रही है। अब देखो, जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये आ गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ये आ गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे डेल्टास बनते हैं। ठीक है, येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये कृष्णा रिवर्स, ये सब जो है ये फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड्स, और ये क्या बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं। तो दिस इज ट्रू। नाउ द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव सिग्निफिकेंटली हायर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स इंटरसेप्टिंग द साउथ वेस्ट मानसून। देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो क्लाउड्स हैं उनको ज़्यादा आगे नहीं जाने देते, तो मोस्टली जो ज़्यादातर रेन है ना वो इसी एरिया में हो जाती है। तो दिस इज़ ट्रू कि जो वेस्टर्न घाट्स है ये ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं दैन द ईस्टर्न घाट्स ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स इंटरसेप्टिंग द साउथ वेस्ट मानसून। एक तो यहीं से आता है हमारा मानसून, ठीक है, प्लस दूसरा जो है ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये उन विंड्स को जो है वो आगे नहीं जाने देते, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रेन जो है वो होती है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है प्रोड्यूसेस मोर राइस दैन वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज इट रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन द वेस्टर्न कोस्ट। देखो, है तो ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे ज़्यादा राइस जो है प्रोड्यूस होता है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डेल्टास जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस ग्रो होता है। लेकिन ये सेकंड पार्ट जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल। हमने अभी देखा कि रेनफॉल जो है वो ज़्यादा वेस्टर्न कोस्ट पे होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं होती। ईस्टर्न कोस्ट में राइस के ग्रो होने के रीज़न क्या है कि वहाँ पे डेल्टास बनाती हैं रिवर, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है एंड तभी वहाँ पे राइस जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो जो आंसर जो इसमें थर्ड है, इसका फर्स्ट पार्ट तो सही है बट जो इसका सेकेंड है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। देन उसके बाद जो है द वेस्टर्न कोस्ट इज करेक्टराइज बाय द नैरो कोस्टल प्लेन्स विद लगून्स एंड एस्चुअरीज। यस, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको लगून्स मिलेंगे, जैसे विम्बलडन लेक है, चिलिका है, बैक वाटर्स हैं और एस्चुअरीज हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और अदर रीजंस क्या है कि यहाँ पे हमने देखा राइस क्यों ग्रो करता है ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि फ्लड प्लेन्स है, डेल्टा है, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्लेई सॉइल है जो पैडी कल्टिवेशन के लिए जो है अच्छी है, ट्रेडिशनल यहाँ पे राइस ग्रोइंग कल्चर है। तो दीज आर द रीजंस बट दिस इज नॉट द रीजन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 4। ठीक है, नाउ जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। जो ट्रोपोस्फेयर है इट इज थिकर एट द इक्वेटर दैन एट द पोल्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स एट द इक्वेटर। यस, दिस इज ट्रू। हमें पता है कि जो इक्वेटर पे है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस होती है अराउंड 16 to 18 किलोमीटर्स। ठीक है, और पोल्स पे हो जाती है ये 8 to 10 किलोमीटर्स एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स एट द इक्वेटर एंड ग्रेट सोलर हीटिंग होती है इक्वेटर पे। नेक्स्ट है कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दैन बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देखो, सन से एनर्जी आई, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आई, फिर उसके बाद ये लैंड पे जो है
स्ट्राइक करेगी तो अर्थ क्या करता है, वापस भेजता है इस एनर्जी को, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द अर्थ्स सरफेस। तो उसकी वजह से जो है जो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन है, मतलब जो लैंड एब्जॉर्ब करके जो वापस रेडिएशन भेज रही हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा हीटअप होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। येस, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो रहा है। द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर इज डी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इंडिया के पास जो है मोर एरेबल लैंड है देन चाइना इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया एंड परसेंटेज ऑफ लैंड मास। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और आपको पता है इंडिया में भी जो है इरीगेशन जो है, प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड लैंड जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू चाइना। तो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया इज हायर देन। दिस इज रॉन्ग। बट क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी चाइना में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये हमारा गलत है। अब इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन बट रिमेन्स बिलो ग्लोबल एवरेज फॉर मेनी क्रॉप्स। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब नो डाउट कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, बट अभी भी जो ग्लोबल एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 4। आंसर इज दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स की बात की गई है कि इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव्स ड्यू टू देयर हायर वेलोसिटी। पी वेव्स जो है वो फास्ट मूव करती हैं, पहले आ जाती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं। तो एंड हेंस नॉट प्राइमरी वंस, दीज आर द पी वेव्स, वो एस वेव्स की टाइप है। तो पी वेव्स जो है ये पहले मूव कर जाती हैं, हाई वेलोसिटी है, दिस इज ट्रू। देन पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये और ये वाइब्रेट किस तरीके से करती हैं, पैरेलली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। फिर उसके बाद एस वेव्स जो हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड कैन नॉट ट्रैवल टू द अर्थ्स लिक्विड आउटर कोर। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स, और ये लिक्विड से जो है ये पास नहीं करती हैं। द डिफरेंस इन द अराइवल टाइम्स बिटवीन द पी वेव्स एंड द एस वेव्स हेल्प्स इन लोकेटिंग द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो इनके टाइम डिफरेंस है उससे हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एपिसेंटर जो है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है वो कितना दूर है। सो द आंसर जो है इस क्वेश्चन में दिस इज 1, 2, 3, 4, मतलब सारे के सारे जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो ट्रॉपिकल घने जंगल है वहाँ पे विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि जो सॉइल होती है ना एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट पोर होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो लीचअप हो जाते हैं, मतलब वहाँ से आगे पीछे चले जाते हैं। आगे पीछे इन द सेंस कि पानी जो है उनको अपने साथ जो है बहा के ले जाता है, तो इसीलिए दे आर न्यूट्रिएंट पुअर। ठीक है, पहला गलत है। देन हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज क्विकली। येस, दिस इज ट्रू कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन जो है वो रेट भी ज़्यादा होता है। देन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट nutrients are quickly consumed by the fast growing plants and leached away by the abundant rainfall. So this is also true. Temperate forest soil generally have higher nutrient content than the tropical rainforest. So this is also true. So answer जो है that is 2, 3 and 4 only. I hope यहाँ तक clear होगा। ओके, नाउ अब जो है ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। कि जिसमें सबसे पहले है कि जो गंगा प्लेन है इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। तो गंगा रीजन क्यों है? गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर ऑफ इंडिया। देखो गंगा मतलब गंगा एरिया के पास, गंगा रिवर के पास हमें पता है सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था और वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। दिस इज़ ट्रू। गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर, ये भी सच है, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर दिस कि क्यों लोग जो है वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज जो है वहाँ पे फर्टाइल अलुवियल सॉइल है, ठीक है, फ्लैट टेरेन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, फेवरेट क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट बिकॉज कि गंगा को हार्नेस अच्छे से किया गया है। सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द आंसर इज बी। ठीक है, ओके।
Now, the eastern coast of India produces more rice than the western coast. Eastern coast receive more rainfall than the western coast. अभी हमने डिस्कस किया, ये तो ट्रू है कि ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा जो है वो राइस ग्रो करते हैं, बट आर इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज हमें पता है वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है. यहाँ पे रीज़न जो है वो कुछ और है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, अलुवियल सॉइल है, वहाँ पे क्लेई सॉइल मिलेगी आपको जो विच इज़ फिट फॉर राइस कल्टिवेशन. देन अवेलेबल लैंड एरिया ज़्यादा है और ट्रेडिशनली वहाँ पे राइस फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं. सो द आंसर इज सी. Okay, now the next question, Himalayas are still rising. Yes, the Indian tectonic plate is colliding with the Eurasian plate. अभी हमने डिस्कस किया कि yes यहाँ पे both A and R are true and R is the correct explanation of A कि जो हिमालयाज हैं अभी भी ग्रो कर रहे हैं. रीज़न यही है कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट के साथ. ठीक है. नाउ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर दैन इन विंटर एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस. देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है, ये अगर हमारा कॉन्टिनेंट है तो अगर ये हमारा ओशन है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो ये इंडीड जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है इन समर में दैन इन विंटर. बिकॉज लैंड जो है ना ये बहुत जल्दी जो है हीटअप हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स दैन द वाटर, क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है ना वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, दैन लैंड. तो इसीलिए दिस इज़ ट्रू. ठीक है. देन यहाँ पे जो आर है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस. दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट आर इज नॉट द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों स्टेटमेंट्स अपने में करेक्ट है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? देखो, वाइल जो स्पेसिफिक हीट डिफरेंस है इज द फंडामेंटल रीजन फॉर दिस टेम्परेचर कंट्रास्ट, बट देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो कि जैसे कि मोर सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस इन समर, लैंड की जो लोअर हीट कैपेसिटी है लीडिंग टू द रैपिड हीट, ओशंस मिक्सिंग एंड द हीट डिस्ट्रीब्यूशन. तो देयर आर मैनी अदर रीजन्स. दिस इज नॉट द पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस फिनोमिना. सो द आंसर इज कि दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिकॉज देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स which led to the temperature contrast between the continents and the oceans. I hope this is clear. Now next question है, India, despite having the uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. ये हमें पता है कि मोस्टली जो 70% तक हमारी जो बिजली है वो कोल से बन रही है. ठीक है. देन यूरेनियम enriched to at least 60% is required for electricity production in the nuclear power plants. This is wrong because हमें 2 to 3% भी अगर हमारा यूरेनियम enriched होगा ना, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना है तो उसको हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसको बनाने के लिए जो है 60% एनरिचमेंट चाहिए. सो द आंसर is C. A is true but R is false. Now, the frequency of the floods in the North Indian plains has increased during the last couple of decades. पता है हमें कि बहुत ज़्यादा flooding जो है वो देखने को मिल रही है. There has been a reduction in the depth of the river valleys due to the deposition of the silt and this is also true. ऐसा क्यों होने को आ रहा है? Because सिल्टेशन है वहाँ पे. ठीक है, बट आप खुद सोचो, क्या ग्रीन हाउस गैस जो है अपना रोल नहीं प्ले करें? क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नहीं हो रहा? ठीक है, क्या वहाँ पे जो है फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपरली? क्या अर्बनाइजेशन वहाँ पे नहीं है? तो देर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो है वो फ्लडिंग हो रही है. तो दिस इज नॉट द ओनली रीजन ना. तो यहाँ पे जो आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिकॉज देर आर मेनी अदर रीजन्स. दिस इज नॉट द ओनली रीजन. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the isotherms in the northern hemisphere bend equatorwards while crossing the land masses in the January, and in January the air over the land masses is warmer than over the oceans in the northern hemisphere. देखो इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि सपोज दिस इज योर लैंड मास, दिस इज योर ओशन. ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे हम लोग. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है कि जो लैंड है ना ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर जो 0 डिग्री टेम्परेचर सपोज यहाँ पे था ना गर्मियों में, सर्दियों में ये थोड़ा और नीचे आ जाता है. बट ओशन जो है ना ये इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आता. मतलब आइसोथर्म्स होती हैं ये, मतलब दीज आर द स्ट्रेट लाइन्स जो बताती हैं कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे इस जगह पे क्या है, सेम है. ठीक है, अब क्या होता है ड्यूरिंग विंटर्स लैंड, अगर हम लैंड मास की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है. तो ये जो आइसोथर्म्स हैं ये यहाँ की तरफ बेंड हो जाती हैं. तो जो आइसोथर्म ऐसे जा रही थी वो ऐसे होके जाती है, बेंड होके जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्यों सीधी है? क्योंकि ओशन के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती इवन ड्यूरिंग द विंटर्स. तो इसीलिए जो है ये आइसोथर्म्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेंड कर जाती हैं इक्वेटर वर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास इन जनवरी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ट्रू. ठीक है, ए इज ट्रू. रीजन में हमने क्या देखा कि इन जनवरी द एयर ओवर द लैंड मास इज वार्मर, वार्मर नहीं कोल्डर.
कोल्डर होती है, इसकी वजह से तभी जो है हमारी आइसोथर्म जो है वो बेंड करती है. सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The average size of trees in the Amazon rainforest has been steadily increasing. कि ट्री का जो साइज है ये इंक्रीज कर रहा है. राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कॉज इंक्रीज फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. देखो यस ये बात सच है कि जो न्यूज़ में भी आया था कि जो इनका साइज है ये ग्रो कर रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन फर्टिलाइजेशन. पता है कि जो ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल क्या है, व्हाट इज़ देयर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब ये इंक्रीज़ कर रहा है तो इसकी वजह से उनका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने में उनको हेल्प करता है. तो दिस इज़ ट्रू. ये एज पर द रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है. ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है दैट इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि Narmada river flows westward unlike most other peninsular rivers that flow eastward. Yes, this is true. Peninsular rivers mostly जो हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. There are few rivers जिसमें नर्मदा जो है वो एक है और ये फ्लो करती है towards the west. नर्मदा जो है it flows through a rift valley and the land does not slope westwards from the central India. देखो ये गलत है. Land does slope westwards from the central India which is why तभी तो नर्मदा यहाँ पे वेस्ट में फ्लो कर रही है. बट जो प्राइमरी रीजन है ना वो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, ये उसी में जो है फ्लो करती है और उसकी डायरेक्शन उस तरफ है एंड दैट्स वाई जो है ये वेस्टवर्ड्स जो है वो फ्लो करती है. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. कि जो लैंड डज स्लोप वेस्टवर्ड्स बट यहाँ पे क्या है कि इट फॉलोज द पाथ ऑफ द रिफ्ट वैली. ठीक है. नाउ अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अभी हमने डिस्कस किया कि ये गलत है. एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of the long wave radiation. So this is true. A is false but R is true. बहुत सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया. उसके बाद ये जो सारे आंसर्स हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके जो है मैंने दिए हैं. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा जो है यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आपको पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा. अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है. देखो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा डिफिकल्ट था. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो असर्शन रीजनिंग वाले हैं वहाँ पे आप बोलोगे रीजन तो है ही है, जैसे हमने कुछ में स्टडी किया ना कि नॉट द सोल रीजन, बट स्टिल ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है. ठीक है. बाकी ये जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे ये सारे यूपीएससी या केएस लेवल के बेस पे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आजकल एग्जाम जो है वो काफ़ी टफ आ रहा है. पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछेंगे. इससे क्या होगा आपका टॉपिक भी एक पूरा रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. तो थैंक यू. आज के लिए इतना ही रखते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.